Hello class 8 students. Today we will discuss some topics on weavers, iron smelters and factory owners. That is lesson 7 of your history. And here we started with this chapter tells the story of the crafts and industries of India during British rule by focusing on two industries, namely textiles and iron and steel. तो ये जो चैप्टर है ये क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज़ के बारे में है इंडिया में। और ये ब्रिटिश रूल जब इंडिया में था तो ये दो इंडस्ट्रीज उद्योगों पर मेन फोकस था, टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील पर। बोथ दिस इंडस्ट्रीज वर क्रूशियल फॉर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज जो थी ये बहुत ज़्यादा और साथ में टेक्सटाइल जो कपड़ा उद्योग की इंडस्ट्रीज थी ये मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स मेड ब्रिटेन द फॉरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन इन द 19th सेंचुरी। और जो ये मशीन्स के जो प्रोडक्शन हुआ तो उससे जो ब्रिटेन था ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, औद्योगिक क्रांति जो कि मॉडर्न वर्ल्ड में हुई तो उसके लिए सबसे बेस्ट सब ये बहुत ज़रूरी था। मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स मेड ब्रिटेन द ये जो मशीन से जो प्रोडक्शन हुई उस कॉटन टेक्सटाइल्स की, उससे ब्रिटेन जो था सबसे ज़्यादा अग्रणी देश बन गया, औद्योगिक देश बन गया इन द 19th सेंचुरी। when its iron and steel industry started growing from the 1850s, Britain came to be known as the workshop of the world. आयरन और स्टील इंडस्ट्री जब 1850 में जब ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो अप होने लगी तो ये जो था ब्रिटेन दैट केम्स टू बी नोन एज द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन हैड अ क्लोजर कनेक्शन विद द कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। हम देख रहे हैं कि जो भारत में जो भारत को जब ब्रिटेन ने अपने कंट्रोल में कर लिया और उसको एक कॉलोनी बना लिया, ब्रिटिश कॉलोनी बना लिया, तो ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण था वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया। हाउ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया company's interest in trade led to occupation of territory, and how the pattern of trade changed over the decades. In the late 18th century, the company was buying goods in India and exporting them to England and Europe, making profit through this sale. तो जो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी कि ये अपने व्यापार अपने हितों में कर रही थी। इसमें इन्होंने ट्रेड को जो पहले यहाँ से जो सामान ले जा करके उसे ब्रिटेन में बेचा करते थे और ब्रिटेन से वो चीज़ें लेकर के यहाँ पर बेचते थे, तो इस ट्रेड में वो प्रॉफिट कमाते थे। बट नाउ द पैटर्न हैड चेंज्ड इन द late 18th century. The company was buying goods in India and exporting them to England and Europe. 18वीं शताब्दी के जो बाद के दशक थे उनमें कंपनी जो थी वो सामान खरीद रही थी इंडिया में और उसको एक्सपोर्ट कर रही थी इंग्लैंड एंड यूरोप में, making profit with the sale. With the growth of industrial production, British industrialists they began to see India as a vast market for the industrial products, and over time manufacturing goods from Britain began flooding India. जो इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण के कारण जो वहाँ जो सामान जो भी प्रोड्यूस होता था, जो गुड्स प्रोड्यूस होती थी, उसका जो इंडिया एक वास्ट मार्केट था, एक बाजार था जहाँ पर वो सामान को बेचा जाता था। हाउ डिड दिस विल एक्सप्लोड इन द चैप्टर। ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे ये एक्सप्लोड हुआ और कैसे ये बढ़ा। तो यहाँ पर ये जो एक पैटर्न है पटोला वीव मिड 19th सेंचुरी, तो यहाँ पर अराउंड 1750 बिफोर द ब्रिटिश कॉन्क्वर्ड बंगाल, 1750 में जो ब्रिटिश ने बंगाल पर अपना कब्जा किया, इंडिया वॉज द बाय फार द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स। जो ब्रिटिश थे वो इंडिया में जो कॉटन टेक्सटाइल जो प्रोड्यूस होता था उसको सेल करते थे in the British area. Indian textiles had long been renowned both for their fine quality and exquisite craftsmen. वो इंडिया का जो सामान था उसको बहुत ज़्यादा वो बड़ा अच्छी क्वालिटी का था और उसमें जो कारीगरी होती थी वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की थी। They were extensively traded in Southeast Asia, Java, Sumatra and Penang. They were extensively traded. वो जो उसका ट्रेड होता था इन साउथ ईस्ट एशिया, जावा, सुमात्रा एंड पेंगनांग एंड वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया।
तो फ्रॉम द 16th century यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज बिगेन बाइंग इंडियन टेक्सटाइल्स और सेल इन यूरोप। तो जो ये यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी थी, ये अपना सामान जो था टेक्सटाइल्स को इनको यूरोप में भी सेल कर रही थी। मेमोरीज ऑफ दिस फ्लोरिशिंग ट्रेड एंड क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ इंडियन व्यूअर इज प्रेजेंटेड इन मैनी वर्ड्स स्टिल करंट इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस। इट इज इंटरेस्टिंग टू ट्रेस द ऑरिजिन ऑफ सच वर्ड्स एंड लेट्स सी दैट। तो जो भारत में जो ये सामान जो बनता था उसका एक बहुत बड़ा मार्केट था ब्रिटेन। वर्ल्ड टेल अस हिस्ट्रीज। यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट एनकाउंटर्ड फाइन कॉटन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया कैरिड बाय अरब मर्चेंट्स and in Mosul in present day Iraq. So they began referring to all finely woven textiles as muslin, a word that acquired wide currency when the Portuguese first came to India in search of spices. They landed in Calicut on the Kerala coast in southwest India. तो यहाँ पर जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, वो इस फाइन जो कॉटन क्लॉथ जो इंडिया से वो ले जाते थे, इसको अरब के जो व्यापारी थे ले जाते थे। अरब के व्यापारी जो मौसूल में रहने वाले थे, वो जो कि अभी इराक में है, वहाँ से ये व्यापारी इस फाइन कॉटन क्लॉथ को इंडिया से ले जा करके यूरोपियन मार्केट में बेचते थे। इस फाइनली कॉटन क्लॉथ को वूवन जो बुना हुआ जो कपड़ा था, इसको मसलिन कहा जाता है। एक वर्ड जो कि अभी बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से लोगों ने अपनाया हुआ है। मसलिन क्लॉथ, कॉटन के क्लॉथ को बोलते हैं। जो पोर्चुगीज़ पुर्तगाली पहली बार इंडिया में आए इन सर्च ऑफ स्पाइसेस, मसालों की तलाश में, उन्होंने वो कैलिकट में पहुँचे ऑन द केरला कोस्ट इन साउथ वेस्ट एशिया इंडिया। वो साउथ वेस्ट इंडिया में दक्षिण पश्चिमी भारत में वो कैलिकट में जो केरला की कोस्ट है वहाँ पर तटीय किनारे में वहाँ पहुँचे पुर्तगाली, और उन्होंने कॉटन टेक्सटाइल्स वो इंडिया से यूरोप की ओर ले गए अलॉन्ग विद द स्पाइसेस which they took back to Europe. Along with this cloth which they take back to Europe, that is known as calico, derived from the word calicut, and subsequently calico became the general name for all the cotton textiles. तो कैलिको और मसलिन दो तरह के क्लोथ्स के बारे में हमने अभी पढ़ा। There are many other words which point to the popularity of Indian textiles in the Western market. You can see a page on an order book that the company sent to its representative in Calcutta in 1730. The order that year was the 5,89,000 pieces of cloth. And browsing through the order book, you would have seen a list of 98 varieties of cotton and silk cloth. These were known by their common name in European trades as piece goods, usually woven cloth pieces that were 20 yards long and 1 yard wide. तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इतनी ज़्यादा जो लाख पीस का जो ऑर्डर दिया गया था, उसमें 98 वेराइटीज़ थी कॉटन के क्लोथ्स की, और they were of different names. It means so much variety is present in the cotton textile and that were put in the वो लंदन में ऑक्शन में उसका बोली लगी और वो बिकी. Now look at the names of the different varieties of clothes in the book. Amongst the prizes pieces they ordered in the bulk were printed cotton clothes called chint, kosas or khasa or bandana. Do you know where the English word term chint come from? It is derived from the Hindi word chint. ये हिंदी शब्द chint से निकला है, और a cloth with small and colorful flowery design, जिसमें कि छोटे छोटे कलरफुल रंगीन फ्लावर के डिज़ाइंस होते हैं, इसको चिंट बोलते हैं. फ्रॉम द 1680s there started a craze for Indian printed कॉटन टेक्सटाइल्स इन इंग्लैंड, इन यूरोप. और इसमें जो फ्लोरल डिज़ाइंस थे दे वर एक्जिक्यूटेड, बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल डिज़ाइंस थे. रिच पीपल ऑफ इंग्लैंड इंक्लूडिंग क्वीन herself wore these all clothes of Indian fabric. क्वीन भी इन कपड़ों की शौकीन थी. Similarly, the word bandana now refers to any brightly colored and printed scarf for the neck or the head. बंदना जो एक वर्ड है, ये चमक वाला जो बिल्कुल ब्राइट कलर का जो और प्रिंट जिसे प्रिंट बने हुए थे, वो ऐसा स्कार्फ था जो कि नेक और हेड के लिए था. ये टर्म जो डिराइव हुई थी दैट वाज फ्रॉम द वर्ड. और हियर यू जस्ट सी जमदनी वीव, early 20th century. Jamdani is a fine muslin on which decorative motifs are woven on the loom. जिसमें बहुत सुंदर सुंदर पैटर्न्स बनाए जाते हैं. जमदनी वीविंग ये ढाका में जो कि बंगाल में है, वो उसमें प्रेवलेंट है.
यहाँ पर हम देख रहे हैं ये प्रिंटेड डिजाइन ऑन फाइन क्लॉथ प्रोड्यूस इन मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश. Bandhana Hindi for tying, sorry, and referring to a variety of brightly colored cloth produced through a method of tying and dyeing. बंधना जो ये जो वर्ड है ये बांधने से है और ये इसमें क्लोथ को बांध करके उसको क्लोथ को डाई किया जाता है, कलर किया जाता है. देयर आर अदर क्लोथ्स इन द ऑर्डर बुक दैट वर नोटेड बाय द प्लेस ऑफ ओरिजिन. कासिम बाजार जो कि पटना में, कलकत्ता, उड़ीसा, छारपुर, और ये सब वर्ड्स का जो वाइड स्प्रेड यूज है तो हम देख रहे हैं तो इंडियन टेक्सटाइल्स हैड बिकम पॉपुलर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. Here you see the bandhana head scarf, and now we will study Indian textiles in European market later on.